बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज E5 के लिए जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें ग्रामर का जो मेजर टॉपिक है आर्टिकल का, उसको हम शुरू कर रहे हैं। इसको भी हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर सकेंगे। आज उसका पहला पार्ट होगा। इस पहले पार्ट में हम सबसे पहले आर्टिकल से रिलेटेड आने वाले पास पेपर्स में जितने MCQs हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने जो आर्टिकल की 2 टाइप्स में से जो पहली टाइप है इंडेफिनिट आर्टिकल, उसको आज निबेड़ देंगे। डेफिनेट आर्टिकल हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी बात को। एक बड़ी बहस चलती रहती है लिंग्विस्ट्स के दरमियान कि इस आर्टिकल को, जिसमें टोटल 3 वर्ड्स हैं और टोटल 2 टाइप्स हैं जिसकी, तो क्या इसको एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। तो थोड़े से लिंग्विस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसको 9th पार्ट ऑफ स्पीच डिक्लेयर कर देना चाहिए, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ द लिंग्विस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसको हम सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच कैसे डिक्लेयर करें। भाई ये 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स के लिए कैसे हम एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच पूरा बना दें। तो इसलिए इसको हम एडजेक्टिव के शैडो में देखते हैं। एडजेक्टिव की ही उसी तरह फंक्शनैलिटी में इसको देखा जाता है। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसी तरह आर्टिकल भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं और नाउन की प्रॉपर्टी के तौर पे हमारे सामने आते हैं। तो आर्टिकल की 2 टाइप्स हैं। बचपन से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने रूल बेस्ड होके शायद इनको किसी जगह से अच्छे से तरीके से नहीं पढ़ा। हम हमेशा से इनको अप्लाई करते हुए तुक्का लगाते हैं। हम अपने उस रीडिंग हंच पे जाते हैं कि पढ़ पढ़ के हमें जो थोड़ा बहुत चीज़ें, एक चीज़ तरतीब में आ गई है तो उसी तरतीब से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और एक सेंटेंस में आर्टिकल को लगा के देखते हैं, फिर 2 दफ़ा बोल के देखते हैं, उसको पढ़ के देखते हैं। अगर मज़ा आए तो फिर बोलने में और थोड़ा फीलिंग आ रही हो ओके वाली, तो हम कह देते हैं ठीक लग गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वो अपना हासा निकल जाए या मज़ा ना आए तो फिर हम कहते हैं नहीं यार आर्टिकल लगना नहीं है यहाँ पे, चूँकि मुझे मज़ा नहीं आया बोलने में। तो इस वाली तरीके से निकल के हमें रूल बेस्ड होकर चीज़ों को करना है। तो रूल बेस्ड होने के लिए आज हमने ये 2 लेक्चर अरेंज किए हैं कि जिस तरह पहले वाले 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, नॉलेज वाइज कंप्लीट किए हैं, ग्रामिंग वाइज नहीं किए, इसी तरह इसको भी नॉलेज वाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें एक बड़ी, जहाँ से मैं शुरू किया करता हूँ बात को, कि हम बहुत सारी चीज़ों के अगर नाम ही ज़रा अच्छे से जान लेना कि उनके नाम रखने की वजह क्या है, तो उनके पीछे जितनी भी थ्योरी होती है वो सारी हमें समझ आ जाती। हम अपने जिस नोमेनक्लेचर को बायो में भी पढ़ते हैं, फिर हम अपनी डेली लैंग्वेज में भी देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम एक नाम से एक बंदे का मज़हब, एक बंदे का जेंडर वगैरह सारा कुछ पिक कर लेते हैं उसका नाम सुन के। तो इसी तरह हमारे पास ग्रामेटिकल टर्म्स में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसके नाम के पीछे जो उसका कॉन्सेप्ट है वो अगर जान लिया जाए तो उसके बनने की वजह, उसकी एप्लीकेशन की वजह, उसकी फंक्शनैलिटीज़ सारी हमारी समझ में आ जाती हैं। तो आर्टिकल की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक इंडेफिनिट है और दूसरी डेफिनिट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास एडजेक्टिव हमने कहा था, एडवर्ब हम कहते हैं, ऐड उसमें वर्ड आ रहा है, वर्ब के मीनिंग में एडिशन करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। प्रोनाउन हम किसको कहते हैं, नाउन के दोस्त को प्रोनाउन कहते हैं, चूँकि प्रो का मतलब फ्रेंड होता है और एडवोकेट होता है, हिमायती को प्रो कहते हैं। इसी तरह हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे। प्रेपोजिशन में हम तोड़ के पढ़े ना, प्री पोजिशन, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाली चीज़ को प्रेपोजिशन कहते हैं। उसके भी वर्ड के पीछे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इन द सेम वे हमारे पास ये जो इनडेफिनिट और डेफिनिट के नाम हैं वो भी इसी बुनियाद पे रखे गए हैं कि अगर हम इनके नामों को सही जान लें तो हमें बाकी इनकी एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगी। इनडेफिनिट आर्टिकल, वो चीज़ जो गैर हतमी होती है उसको इनडेफिनिट कहते हैं, जो गैर यकीनी होती है, जिस पे आप यकीन से नहीं कह सकते कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक, हमारे पास MD-CAT वर्ड भी है, अगली मैंने स्लाइड उसके साथ अटैच की है ताकि ये वर्ड तो हमें याद हो जाए ना। बात चूँकि हो रही है इसलिए वर्ड पे भी जाके हम उसको थोड़ा नोट कर सकते हैं। ये तो पढ़ा है वर्ड है हमारा डेफिनेट। डेफिनेट हतमी को कहते हैं, फाइनल को कहते हैं, एग्जैक्ट को कहते हैं, श्योर को कहते हैं, अनक्वेश्चनेबल को कहते हैं। यानी लाखों में से एक चीज़ की बात हो रही हो और सबको पता हो कि हाँ जी ये फ़लाँ चीज़ की बात हो रही है, तो वो डेफिनेट चीज़ होगी ना। तो इसी तरह हमने आर्टिकल को भी, जब नाउन को भी हम जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं, नाउन को भी अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके साथ ये 2 फीलिंग्स लेके बात करते हैं कि या तो वो अनआइडेंटिफाइड है, अनस्पेसिफाइड है, या वो स्पेसिफाइड है। अब इसी बेस पे हम
आर्टिकल उसके साथ जोड़ के ये बात एडिशनली कन्वे करना चाहते हैं कि वो जो वर्ड हम नाउन बोल रहे हैं कि वो अनस्पेसिफाइड है तो इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा, और अगर वो स्पेसिफाइड है तो डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। अब एक बात जो मैं अभी बता दूं, जो कॉम्प्लेक्स बात है, कि ये दोनों चीज़ें आपस में एंटी नहीं हैं, कि इस तरह नहीं सोचना हमने कि जहाँ ए और एन नहीं लगना वहाँ दा लगना है, और जहाँ दा लगना है वहाँ ए और एन नहीं लगना। ये चीज़ें एंटी वाली कॉन्सेप्ट में नहीं बात है। ए और एन को किसी और बुनियाद पे लगाया जाता है और दा को किसी और बुनियाद पे लगाया जाता है। ये चीज़ इसकी जनरलाइजेशन में छुपी है कि आर्टिकल को पढ़ने से पहले मैं ये चीज़ बता देता होता हूँ ताकि आगे हमारे लिए ये चीज़ आसानी हो जाए। हालांकि कॉम्प्लेक्स बात है, अभी आपको इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आएगी, आगे इस बात को मैं प्रूव करूँगा। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, और इनको हम कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ लगाते हैं जो अनस्पेसिफाइड होता है। सिंगुलर तो हो गई, चूँकि आर्टिकल ए और एन लगते ही सिंगुलर के साथ हैं और होगा भी कॉमन। तीसरी बात ये कि असल जो बात है वो है अनस्पेसिफाइड होना। जैसे मैं कहूँ अ चेयर इज़ टू सिट, कुर्सी बैठने के लिए होती है। अ पेन इज़ टू राइट, आई सा अ कार ऑन द रोड। आप तीनों फीलिंग्स में चले जाएं, क्या आप ये कहते हुए किसी ख़ास चेयर का तज़किरा कर रहे हैं कि कुर्सी बैठने के लिए होती है, कलम लिखने के लिए होता है। अब दुनिया में किसी भी कलम का तज़किरा कर रहे हैं लेकिन वो एक है, इस वजह से अ पेन इज़ टू राइट, अ चेयर इज़ टू सिट। और इसी तरह मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैं गाड़ी गुजर गई है, कोई अनस्पेसिफाइड गाड़ी गुजर गई है, ऐसा कार ऑन द रोड। अब यहाँ पे एक इंडेफिनिट बात होगी तो आर्टिकल ए लगाऊंगा। तो इसी तरह इंडेफिनिट आर्टिकल के पीछे इंडेफिनिट का नाम और उसके साथ ही अनस्पेसिफाइड होने की क्वालिटी, कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। ये मैं अभी रफ सा स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, आगे हमने नंबरिंग के साथ पढ़ना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल 1 2 3 4 करके हमने बात करनी है कि कहाँ कहाँ पे लगता है और कहाँ कहाँ पे नहीं लगता। आज की हमारी स्कीम ऑफ स्टडी यही है पास पेपर्स को पढ़ने के बाद, लेकिन हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं इनके टाइप्स का ताकि पता लगे, फिर पास पेपर्स पे जाएंगे, फिर हम इंडेफिनिट आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? मेरे सामने ये जो कैमरा पड़ा है, अब मैं इसका तज़किरा करूँगा तो अब मैं इसके साथ दा लगाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि दुनिया के सारे कैमरास में से स्पेसिफाई हो कि मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। अब आप जब कहते हैं ओपन द डोर, दा क्यों लगाते हैं? आप ओपन आ डोर क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप किसी ख़ास डोर की तरफ इशारा करके किसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल के कह रहे हैं भाई ये दरवाज़ा खोल दो, तो ऑटोमेटिकली उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास वो वर्ड जो है, वो कॉमन नाउन जो है, वो चाहे कॉमन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे कलेक्टिव हो, चाहे वो जिस भी प्रॉपर के अलावा जिस भी हमारी नाउन की टाइप से बिलोंग करता हो, अगर उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन वाला शेडो आ गया है कि वो पूरी दुनिया की चीज़ से निकल के उस मोमेंट में किसी खास स्पेसिफिक चीज़ को शो करने वाली चीज़ बन गई है, तो अब हम उसके साथ वो इशारा तो नहीं बना सकते, ना ही उसको ड्राइंग के साथ कोई सपोर्ट दे सकते हैं। हम उसके साथ दा लगाते हैं ताकि ये रेफ़र हो जाए ये उस माहौल में ख़ास चीज़ की तरफ इशारा था, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल इसको कहा जाता है। तो ये स्पेसिफाइड होता है, इसलिए इधर हमारे पास अनस्पेसिफाइड, उधर स्पेसिफाइड। और अब हम थोड़ा पास पेपर्स का आइडिया लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कैसे इंडेफिनेट आर्टिकल को आज कंप्लीट करते हैं। बड़ी बच्चों वाली बातें करते जाएंगे, प्यार मोहब्बत से एक हमारा मसला हल होता है, तो हमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है। तो ये हमारा डेफिनेट वर्ड था। वाह जी वाह, कितने मुश्किल MCQs आते रहे हम पास्ट में, बंदे की कानों से धुआं निकलने लग जाता है ना। हिज फादर इज़ आ SP, हिज फादर वॉज आ SP, एक ही ऑप्शन ठीक है और वो एन SP है, चूँकि SP। अब हमें रूल कौन सा चाहिए इसके ऊपर? हमें जब ये चेक करना है कि आर्टिकल ए लगना है या एन लगना है। SP यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नाउन है, इस वजह से इसके साथ कुछ ना कुछ ए या एन लाजमी लगना है। जो मैं रूल बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर हो तो ए या एन लाजमी लगता है, तो रूल से तो बाद में देखें। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पुराना नॉलेज है वो वर्क कर रहा है कि अगर वाउल साउंड से वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो हम एन लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा हो तो हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पे अब हमें जज ये करना है कि SP का वर्ड जो है वो क्या एक वाउल साउंड से शुरू हो रहा है या वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। तो इसलिए मैंने स्लाइड्स ऐड कर दी हुई हैं। हमारे पास फर्दर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ सोचें, उस वर्ड की उर्दू में इमला लिख लें, अपने दिमाग की तख्ती के ऊपर लिखें, अलग किसी नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब SP को लिख के देखें, वो अलिफ से शुरू हो रहा है, ये देखें। अब हम ट्रैप हो सकते हैं, अगर जिसको ये बात नहीं ना पता जो भी मैं बताने लगा हूँ वो ट्रैप हो जाएगा। एन अम्ब्रेला होता है, आ यूनिवर्सिटी होता है, ही स्टडीज़ इन आ यूनिवर्सिटी और ही परचेज एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है और आर्टिकल जो उसके साथ एन लगा रहे हैं हम, जबकि यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हो रहा है, उसके साथ आर्टिकल ए लगा रहे हैं हम। अब ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है, लेकिन अभी हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। बच्चों वाली बात है, बॉसों को पता भी होगी, इसलिए ज़्यादा एलेब्रेशन भी बुरी होती है कि इतनी सिंपल बात की इतनी एलेब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें, हमें बचपन से बताया ये जाता है
जिस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्टेप 1 पे मैं ये कहता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट पुराने वाला उठाएं और इसको डस्टबिन में फेंक के आएँ, उसके बाद मैं अगली बात बताऊँगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? AEIOU, इनको हम वाउल्स कहते हैं, जबकि ये वाउल्स नहीं हैं, ये अल्फ़ाबेट हैं, हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। इंग्लिश के वाउल्स टोटल 20 हैं। इंग्लिश की टोटल जो फोनेटिक साउंड्स हैं वो 44 हैं, जिनसे इंग्लिश का साउंड सिस्टम चलता है। वो फोनेटिक्स की स्टडी में हम फोनीम्स कहलाते हैं उनको, और फोनीम्स को हम 2 ग्राउंड्स पे डिवाइड करते हैं। वो साउंड्स जिनको बोलते हुए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में रुकावट पैदा ना हो वो वाउल्स कहलाते हैं, और वो साउंड्स जिनको बोलते हुए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में रुकावट पैदा हो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो टोटल 44 फोनीम्स में से 24 साउंड्स ऐसी हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 साउंड्स ऐसी हैं जो वाउल्स हैं। अब वो हमारी स्टडी नहीं है, इसलिए मैं उस पर मेरी स्टडी है, मैं PhD उसमें कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इस झंझट में ना पड़ें, आप डायरेक्ट इस सोल्यूशन में आ जाएं कि आपको कैसे पहचान आए कि ये वाउल साउंड है या ये कॉन्सोनेंट साउंड है। आप एक वर्ड का उसका उर्दू में उसको ट्रांसक्राइब करें, ट्रांसलेट नहीं करना। उर्दू में अम्ब्रेला को छतरी नहीं कहना, अम्ब्रेला को अम्ब्रेला ही उर्दू में लिख के देखना। और अगर वो अलिफ या अलिफ मद्दा से वो वर्ड शुरू हो तो आपने उससे पहले वाउल साउंड कंसीडर करते हुए एन लगाना है। और वो अगर उर्दू में अलिफ या अलिफ मद्दा की बजाय किसी और हमारे उर्दू के हरूफ तहजी से शुरू हो रहा हो तो आपने आर्टिकल ए लगाना है। यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा है और अम्ब्रेला अलिफ और अलिफ मद्दा में से किसी ऑनेस्ट जैसे होता है। एक और एग्जांपल ले लें तो ऑनेस्ट जैसे होता है। अब आप कहेंगे AEIOU से तो एच शुरू ही नहीं हो रहा, तो अब आप ए लगा देंगे। तो इस वजह से ऑनेस्ट शुरू नहीं हो रहा, AEIOU से तो आप डगमगा जाएंगे। लेकिन जब रूल पता होगा कि आप वाउल साउंड की स्टार्टिंग में हैं, इसलिए ऑनेस्ट वहाँ से एच साइलेंट है और वो ऑनेस्ट बोलेंगे, अलिफ मद्दा से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे। होटल के साथ क्या लगाएंगे? वो भी एच से शुरू हो रहा है लेकिन आप आर्टिकल ए लगाएंगे। आई स्टेड इन आ होटल होगा, एन होटल नहीं होगा, क्योंकि होटल में एच जो है वो साइलेंट नहीं है, वो बोला जा रहा है, उसकी साउंड उर्दू में हे से शुरू हो रही है। तो पॉइंट ये है कि बाद में पढ़ने वाली बात अभी हमने पास पेपर के एक MCQ से सीख ली है। अलिफ और अलिफ मद्दा से शुरू होने वाले किसी भी जो कॉमन नाउन, सिंगुलर और अनस्पेसिफाइड वर्ड से पहले हम आर्टिकल ए या एन में से एन लगाते हैं, क्योंकि वो वाउल साउंड से शुरू हो रहा होता है और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं ना हो रही होती, इसलिए वो अलिफ और अलिफ मद्दा से शुरू हो रहा होता है। और इंग्लिश में टोटल 20 साउंड्स हैं ऐसी जो वाउल साउंड्स कहलाती। और ये जो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का थोड़ा सा मैं बता दूं, हमारी प्रोनाउंसिएशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो डिक्शनरीज है ना क्वालिटी वाली, उनमें वर्ड के बाद ब्रैकेट्स में ये चीज़ें लिखी होती हैं, वो उल्टे सीधे से फोनीम्स लिखे होते हैं, वो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो हमें मेजॉरिटी में समझ नहीं आते, लेकिन वो हमारे बाद में कभी ज़िंदगी में स्पोकन के लिए कभी काम करना हो तो फिर उनकी ज़रूरत पड़ती। अदरवाइज़ अब आपके लिए तो जितनी रिक्वायरमेंट है हमें वही फोकस में रखनी होती है, पहले MD-CAT उसके बाद बाकी चीज़ें दुनिया की। तो ये हमारा वे था। अब वापस जाके मुझे बताएं कि एन SP आना है या SP आना है। SP को उर्दू में लिख के देंगे, अलिफ से शुरू, अलिफ ये और सीन। LLB को उर्दू में लिख के दें, अलिफ से शुरू हो रहा है। FSC को उर्दू में अलिफ से शुरू हो रहा है। तो इन सब के साथ हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि इनके साथ एन लगाना है हमने, और रूल हमारे पास ये बड़ा आसान सा है। अब ये देखें, एन MA, एन LLB, एन FSC, ही इज़ एन FSC स्टूडेंट, हिज फादर इज़ एन SP। ये इन पंजाब पुलिस, ये भी हमने देख लिया, इन द पंजाब पुलिस आएगा। बहुत ही आसान बात है, ये पास पेपर का MCQ था, बंदे को हंसी आने लग जाती है भी यार, ये चीज़ें भी पूछते रहे हमेशा। ये पहले की बात है। अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग के बढ़ने की वजह से पेपर भी उसी हिसाब से होने लगे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जब बड़े क्वालिफाइड टीचर से पढ़ के जाते हैं तो उनकी सेंस भी तेज़ हो जाती है, इसी हिसाब से पेपर भी फिर थोड़ा ज़्यादा चटखारेदार बनता है। तो प्राइड वॉज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट या प्राइड वर एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट। तो प्राइड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, वर तो आ नहीं सकता। चार्ली में देखें, प्राइड एन इंट्रिंसिक वर्ब है ही नहीं इसमें, ये तो वैसी क्लॉज नहीं है, फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो ये गलत हो गया। प्राइड वाज आ इंट्रिंसिक, वो इंट्रिंसिक को लिख के देखें आप उर्दू में, इंट्रिंसिक अलग से शुरू हो रहा है, इसलिए हम असल में ये आर्टिकल ए इंडेफिनेट आर्टिकल कंपोनेंट की वजह से लग रहा है। कंपोनेंट नाउन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पे सिंगुलर आया हुआ है, अनस्पेसिफाइड है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट के साथ ए लगाना चाह रहे हैं हम। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल साथ लगाते तो ए ही लगाते, लेकिन अब उसके चूंकि एडजेक्टिव आ गया और उससे पहले वाले वर्ड को ए और एन के फ़ौरन बाद वाले वर्ड को देखा जाता है। हालांकि रिक्वायरमेंट वो कंपोनेंट की वजह से लग रहा है वहाँ पे आर्टिकल ए या एन, लेकिन अगर हमने इन दोनों में सिलेक्शन करनी है तो वो हम उसके फ़ौरन आने वाले वर्ड की बेस पे सेलेक्ट करते हैं कि उसकी वाउल साउंड की वजह से यहाँ पे एन आएगा। अल्फ़ा इज़ दी राइट ऑप्शन। ये बहुत ही चाइल्डिश बात थी, ये पास पेपर देख रहे हैं अभी हम, इसलिए अटेंटिव होकर सुनते रहें कि हमारा एरिया क्या है।
हमें जब अपने एरिया का पता होगा कि हमें दुनिया जान की चीज़ें नहीं देखनी, हमें इतने कोई पागलों की तरह नहीं लठले के पीछे नहीं पड़ जाना होता, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ। तो जो हमारे लिए जो खासकर मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, जो मैं बताता हूँ बस उसको पल्ले बांधे करें, और अपनी तरफ से उसमें कोई वो अपने एरिया को स्टडी को इतना ना बढ़ाया करें, जितना मैं कहता हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट होता है, और वही चीज़ गारंटी के साथ मैं कहता हूँ पेपर में आती है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं आता। अच्छा जी, ये पेपर आया, डिस्कस हो गया था हमारे पास। ये तो हमने लिटल और फ्यू वाले चक्कर में डिस्कस किया था ना एडजेक्टिव्स में, कि जो बात हो रही थी वहाँ पे कि काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्यू लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटल लगाते हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, 5 मनी नहीं हो सकता, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, इसलिए लिटल लगाएंगे, पहली बात ये है, इसलिए फ्यू दिया ही नहीं है, इतना आसान था। बाकी अब क्वेश्चन ये है कि आ लिटल आएगा या अकेला लिटल आएगा। तो हमने ये बात कही थी कि गुजारा हो रहा हो तो आर्टिकल ए देना है, लिटल और फ्यू के साथ आर्टिकल ए लगाना है अगर गुजारा हो रहा हो। अब यहाँ पे आप फिक्रा पढ़ें, मिस्टर चिप्स की याद भी आपको आएगी। अब ये रिसर्च भी हमारी पास पेपर की हमारे बुक में केमिकल ग्रामर में इतनी रिच रिसर्च हुई है कि आज तक इतना ना कोई कर सकता है ना कोई कर पाएगा। ये स्टूडेंट्स ने ही मेरे साथ हेल्प आउट किया। मेरे जो स्पेशल बच्चे थे, स्पेशल जो बैचेस थे, बड़े सुपर बैचेस जिनमें से टॉपर्स रहे हैं, ये जो हमेशा जो बड़े हमारे कॉलेजेस हैं रोल नंबर 1 ही उनका मिलता है उनको, जो टॉपर्स में चले जाते हैं, फिर उनको एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लग जाती। यानी बिलीव करें कि अगर आप इस एज में 17, 16, 17, 18 ईयर्स की एज में अगर आप खुद को सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं तो ये काम कर लेंगे, आप एमडी कैट में पोजीशन ले लें। ये 4-5 माह की गेम है। आप ज़रा ऐसी एफर्ट करें ना कि आप टॉप 3 में आ जाएं, आपके जो बैनर लगे होंगे बड़े बड़े, आपके तो मौजें लग जाएंगी। तो सेलिब्रिटी बनने का अभी भी चांस है, सीधे रास्ते से अगर बनना चाहते हैं तो आ लिटल मनी आएगा, गुजारे लाइक, चूँकि वो अपने साथ गुजारे लाइक मनी पैसे उन्होंने जमा किए हुए थे, सेव्ड अ बिसाइड, और बिसाइड आएगी, बिसाइड्स आएगा। अब ये अगला मसला आ गया। अब वो शेख साहब तो नहीं थे ना कि अपने साथ रख के सोते हो पैसे, वो अलावा अजीम इन पैसों के अलावा भी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे। यानी जो पेंशन उनको मिलती थी उसके अलावा भी उन्होंने अपने जो पहले से थोड़े थोड़े पैसे बचा के इकट्ठे किए हुए थे, इसलिए बिसाइड्स आएगा। आप यहाँ पे मोर ओवर वाला मीनिंग ले रहे हैं, ना कि साथ साथ वाला, कि दो चीज़ें साथ साथ पढ़ी हो तो तब बिसाइड यूज़ करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ डेल्टा, यस, डेल 2 इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये एमसीक्यू था आर्टिकल का, एडजेक्टिव भी बीच में मिक्स हो गया। यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियस, ये क्या बात हुई? योर कॉन्शियंस नाउन चाहिए यहाँ पे, आप अपने ज़मीर को नहीं सेटिस्फाई कर सकते बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गिनीज। ये हमारे लेसन है, कौन सा, बुक 1 का लेसन नंबर 15 है, और याद कर लें वो मेरे ख्याल है एंजल वाला लेसन है। सो अब देखें, अल्फ़ा तो वैसे ही गया, वो तो हमें पता है कि जब पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में तो कॉमा नहीं लगता, तो बाद में भी नहीं लगता, प्रेडिकेटिव सेंस में भी नहीं लगता, जब वो प्रोनाउन बनता है तब भी नहीं लगता। तो ये बात हमने की हुई है। अब ये बात मैं जल्दी में कह गया हूँ, बाकी अगर जिसके पास रेफरेंस है वो फ़ौरन पिक कर लेगा, जिसके पास रेफरेंस नहीं है वो इधर उधर उंगलियाँ बजाता देखता रहेगा या पंखे गिन रहा होगा बैठ के। यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग अ चेक। अब चेक कौन सा लगना है, ये पेरो वर्ड है, CHEC के चेक तो होता है, जैसे चेक पोस्ट होती है, जैसे पेपर चेक करते हैं, एवेल्यूएट करने को कहते हैं, अप्रेजिंग को कहते हैं, हमारा वर्ड है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, चेक CHEQUE चेक वाला होना। अल्फ़ा पहले चला गया घर, चार्ली उसके बाद चला गया, बीटा और डेल्टा बच गए। अब डिफरेंस कहाँ पे देखना है, योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग अ चेक फॉर आ फ्यू गिनीज। आ फ्यू आएगा, दोनों में आ फ्यू आ रहा है, तो डिफरेंस देखें कि हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है इन दोनों में। अच्छा, आर्टिकल ए नहीं लगा हुआ, इतना गौर से देखना होता है, मैं थोड़ा सा इतनी ज़्यादा अटेंटिवली नहीं देख रहा था। अब अटेंटिवली देखेंगे तो राइटिंग आ चेक आएगा, कॉम्प्लीमेंट नाउन, उसके बाद हमारे पास सिंगुलर आ रहा है, अनस्पेसिफाइड है, तो आर्टिकल ए लगना चाहिए ना वहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल ए आ मौजूद है, इंडेफिनिट आर्टिकल यहाँ लगना है। ये आर्टिकल का MCQ है, इसीलिए आपके सामने आया। वन ऑफ हिज हैंड्स वॉज या वर, वन ऑफ द के बाद वर्ब सिंगुलर आता है ना, नाउन प्लूरल आता है, ये आया हुआ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आया हुआ है, ठीक जा रही बात। अब इस तरह आप एक्सक्लूड करते हैं, ये ओके जी, इसमें मिस्टेक नहीं, आगे चलो। स्लिप्ड इनटू अ पॉकेट, अब वो एक मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इनटू अ पॉकेट हो गया, ठीक है। 40 में वाइल इन अदर, अब हैंड्स के में से रेफरेंस आ चुका है। जब एक नाउन का पीछे रेफरेंस मौजूद होता है उससे पहले हम दा लगाते हैं, उसके रेफरेंट के साथ भी दा लगाते हैं, तो अदर से पहले अब दा लगेगा। वाइल इन द अदर ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश्ड केन। ये हमारा ओवरकोट वाला लेसन है, ये इसलिए भी याद रखना है, बाकी हमारा रूल फॉलो होना चाहिए, रूल ही पेपर में आता है, एक्सेप्शंस कभी पेपर में नहीं आती। देयर इज़ टेरर फ्रॉम द आउटसेट एंड देयर आर ऑल द कंपोनेंट्स। ये हमारा ड्रामा है, ड्रामे में से यहाँ पे द प्रॉमिस ऑफ वायलेंट आना है, और क्या ना दा नहीं आना, यहाँ पे आर्टिकल ए आना है। हाँ, दा तो पहले लिखा हुआ था ना, दा तो मिस्टेक है, तो पीछे पैरेललिज्म में आर्टिकल ए चलना है, डिमली लिट बस स्टेशन की तरह, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास तो जो बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से वहाँ पे राइटर ने इसको इंडेफिनिट समझा है, तो आप भी इंडेफिनिट समझ के चलेंगे।
तो जी ये थे हमारे पास आर्टिकल के क्वेश्चंस, और भी अगर एक दो हैं हमारे पास तो वो भी आप देख लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। इस रेंज में हमने रह के काम करना है, इस रेंज में रहते हुए आप ज़रा पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हमें कुछ सेंस हमें पल्ले पड़े कि ये भला क्या है। एक दो लेक्चर्स में इसको ऐसा हम फिनिश दें कि ज़िंदगी भर का मसला हल हो जाए, तो और हमें क्या चाहिए। तो इनडेफिनेट आर्टिकल अभी मैं कह रहा था ए और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल हमें पता है दा है, और अनस्पेसिफाइड कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अभी इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते। इसकी एक बात हमने जान ली है पास्ट पेपर्स के एनालिसिस में से ही कि जो वाउल साउंड है वो अलिफ और अलिफ मद्दा वाली उर्दू ट्रांसलेशन में ले जाके उसको ट्रांसक्रिप्शन में ले जाके उस वर्ड को लिख के देखना, और वो वाउल साउंड से पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट से पहले आ आता है। ये बात होगी है और प्रैक्टिस में लेके आते हैं इसको। और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल दा है, और अब इसमें डिफरेंस ये है कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम दा बोलते हैं और वाउल साउंड के साथ हम दी बोलते हैं। जैसे दी एग होगा और दा बॉय होगा, तो इसी तरह ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये स्पोकन का डिफरेंस है, हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। लें जी अब शुरू कर रहे हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। ये बात हो गई बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड और बिफोर अ वाउल साउंड एन लगता है। आई हैव बॉट अ बुक, आप एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाजमी हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट वाली सेंस देने लग जाता है, क्योंकि वो लाजमी हो जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी हो जाता है, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट वाली फीलिंग पे चला जाता है, चाहे वो नाउन हो या वो ऑब्जेक्टिव हो। चूँकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन ही होता है ना, एडजेक्टिव होगा तो फिर तो कॉम्प्लीमेंट ही होगा हर सूरत में। तो एक कॉमन नाउन, मैं मुश्किल बना रहा था बात को, उस तरफ ना जाएँ, पिछली वाली बात को आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये है कि मैं ये समझने लग जाता हूँ, शायद रिपीटर बैठे हों ज़्यादा, लेकिन ये है कि जब हमारे पास एक कॉमन नाउन सिंगुलर आए और अनस्पेसिफाइड आए तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। ये एक बात ये इन एग्जांपल से प्रूव हो रही है, लेकिन इससे बढ़ के मैं एक और बात प्रूव करने लगा हूँ, जो पहली बात है कि आर्टिकल ए और एन कहाँ लगाते हैं। वो पहली उसका रूल ये है कि कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर जब आ जाए तो उससे पहले ए या एन लाजमी लगाना पड़ता है। ये हमारी बचपन से बनी हुई आदत है जिसको तोड़ नहीं सकते हम। अब हम बोलेंगे ना दिस इज़ जग, तो हमारे माइंड में एक अजीब सी वो बेचैनी सी आ जाएगी, यार ये दिस इज़ जग तो गलत लग रहा है, दिस इज़ आ जग ठीक लग रहा है। अब बोलने में ज़िंदगी भर ये रूल हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन फॉलो हमने ज़रूर किया। इस सेंटेंस में दिस इज़ जग में जग जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट नाउन है, वो वर्ड है जिसके बगैर फिक्रा नहीं बन सकता। ना वो सब्जेक्ट है, ना वो वर्ब है, ना वो ऑब्जेक्ट है, ना वो एडवर्बियल है, फिर कौन सी बला है वो, फिर वो एक कॉम्प्लीमेंट है। वो नाउन या वो ऑब्जेक्टिव जिसके बगैर फिक्रा ना बन सके वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है। आप इस पर उंगली रख के देखें, अंगूठा रख के देखें, आप इसके बगैर फिक्रा नहीं बना सकते। इसलिए कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर से पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अब ए या एन की रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब ये जग लिखा हुआ है तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो आ लगाएंगे। अगर अम्ब्रेला होता है यहाँ पे दिस इज़ आ अम्ब्रेला तो ना कहते, फिर हम एन अम्ब्रेला कहते। तो चाइल्डिश वे से मैं आज बातें कर रहा हूँ थोड़ी, लेकिन ये है कि यही चीज़ आगे चल के हमारी सेंस को ज़रा तेज़ कर देगी और ऐसे फराफर हम ये चीज़ें अप्लाई करने लग जाएंगे। देयर इज़ अ कार ऑन द रोड, ये मैं बोल रहा था, अबू की स्टूडेंट, ये भी एग्जाम्पल्स दे रहा था। एग्जाम्पल्स दे के डेफिनेट आर्टिकल को थोड़ा सा हमने शेप अप किया। अब लेकिन डेफिनेट आर्टिकल क्या है, कॉन्टेक्चुअली डेफिनेट हो जाती है चीज़, माहौल के मुताबिक। ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ यहाँ पड़ी है उसके साथ मैं जब बात करूँगा तो दा लगा के बोलूँगा। अब इसी के अलावा जब मेरे पास रेफरेंस मौजूद होगा तो भी मैं कॉमन नाउन के साथ या दूसरी प्रॉपर के अलावा जितनी टाइप्स हैं उनके साथ मैं दा लगाऊंगा। फिर हमारे पास 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब हम दा को लाजमी लगाते हैं, वो मैंने रिक्वायरमेंट्स आगे लिखी हैं, दा पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अभी ये एग्जाम्पल्स देख के सिर्फ ये समझ लें कि ये है डेफिनेट आर्टिकल। नाम रखने की वजह डेफिनेट, एक मोमेंट में स्पेसिफिक, किसी भी वजह से 4 वेज हैं जिसकी वजह से एक चीज़ के ऊपर वो स्पेसिफिकेशन वाला शेडो आता है। वो वजूहत मैंने बतानी है, लेकिन उनमें से 2 का भी मैं तज़किरा कर रहा था। लेकिन जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है पहले हमने उसको पढ़ना है, तो अब उस पर हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये क्यों ना देख लें कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगता। ये ऐसे बच्चों वाली बात करके फिर हम आगे बढ़ के उन प्लेसेस को देख लेंगे कि जहाँ जहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है, और फिर ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कॉमन सेंस है, प्लूरल नाउन्स के साथ ए और एन तो नहीं लगा सकते ना, ये तो वैसे ही कैंसिल होगी बात। फिर जो बात हमने पहले पढ़ी हुई है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी ए और एन नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको नाउन का वो टेबल याद करा दूं जिसमें क्रिस क्रॉस करके हमने कहा था एमसीक्यूज बनते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, फिर उसी में हमने ये बात भी तय कर दी थी कि आर्टिकल ए और एन सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं और अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगते, क्योंकि उनको तो गिन ही नहीं सकते हम। और लेकिन दा के लिए हमने ये कहा था कि वो दोनों तरफ लग सकता है, कॉमन नाउन की दोनों टाइप्स के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है। वो तो दा तो प्रॉपर के अलावा, प्रॉपर की एक्सेप्शन हमने पढ़ ली है कि प्रॉपर नाउन के साथ दा कब लगता है, लेकिन इसके अलावा प्रॉपर नाउन के बाकी जितने भी नाउन की टाइप्स हैं उनके साथ दा हम यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट की बेस पे यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये बात कि
जो ए और एन है वो ना तो प्रॉपर नाउन के साथ, ना तो प्लूरल नाउन के साथ लगते हैं, ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। और तीसरी बात ये कि नेम्स ऑफ मील्स के साथ भी हम ए और एन नहीं लगाते। वी टुक, आप ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, वी टुक ब्रेकफास्ट कहेंगे एट 7 AM, तो वो हमारे पास एडवर्बियल हो गया, एडवर्बियल ऑफ टाइम हो गया। सब्जेक्ट है हमारे पास वी, टुक है वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए और एन यूज़ नहीं होना जब भी हम नेम्स ऑफ मील्स का तज़करा करते हैं, जो कितने हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम ब्रंच कह दें, हम लंच कह दें, हम सपर कह दें, हम डिनर कह दें, मील खुद कह दें, इनके साथ हम ए और एन नहीं लगाते। लेकिन दा लगा सकते हैं। दा कब लगाएंगे? जब आप इसको स्पेसिफाई करेंगे। जब मैं कहूँ, मैं आपसे एग्जांपल बोलूँ, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय माय सिस्टर इज़ वेरी डिलीशियस। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय माई सिस्टर इज़ वेरी डिलीशियस। अब आप खुद ही उसी फीलिंग में चले गए जिस तरह हमने एक MCQ किया था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के साथ हमने कहा था ऑनेस्टी शोन बाय माई फ्रेंड इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब वहाँ पे हमने दा लगाना लाजमी पड़ गया, क्योंकि वो किसी खास बंदे ने खास कॉन्टेक्स्ट में शो की है, वो पर्टिकुलर होगी, वो स्पेसिफाई होगी ऑनेस्टी, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों ना हो, चाहे वो अनकाउंटेबल ही क्यों ना हो। फिर हम दा की रिक्वायरमेंट एक और बेस पे लेके आते हैं कि वो चीज़ उस कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक होगी। तो वो ब्रेकफास्ट मेरी सिस्टर ने जो प्रिपेयर किया वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए मैं द ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय माई सिस्टर इज़ रिलेशन कहूँगा। ये बात थी हमारी। लेकिन ये पहले बात, मैं लंबी बात कर जाता हूँ, आर्टिकल में मैं साथ ही डेफिनेट की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन हम सिर्फ इंडेफिनेट वापस आएँ। पहला रूल ये प्लूरल नाउन के साथ नहीं, दूसरा रूल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं, तीसरा रूल ये नेम्स ऑफ मील्स के साथ नहीं आता। इन्विटेशन के लिए मैंने एक एक्सेप्शन लिखी हुई है हमारी बुक में भी, केमिकल ग्रामर में भी, कि इन्विटेशन के लिए जब ये चीज़ें नेम्स ऑफ मील्स यूज़ होते हैं तो तब आ सकता है। लेकिन वैसे जनरल वैसे जब आप ज़िंदगी में खाना खाने के वाले से बात करें अपने तौर पे, तो फिर हम नेम ऑफ मील्स के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, ए और एन नहीं लगाते। दा तो भी मैंने लगा के भी दिखा दिया। अच्छा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ नहीं लगाते, जिस तरह अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन नहीं लगाते, इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ नहीं लगाते। और मटेरियल नाउन्स का हमने पहले तज़करा किया था कि उनके प्लूरल नहीं होते। वो चीज़ जो एक चीज़ की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होती है, एक चीज़ को बना रही होती है, उसके अंदर घुस के, वो मटेरियल होता है। और मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में डिफरेंस ड्रॉ किया था हमने। कंक्रीट नाउन होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि ये जो कैमरा है ये अब फिनिश प्रोडक्ट है। मैं कैमरा को कैमरास भी कह सकता हूँ, एक होगा तो आ कैमरा कह दूंगा, एक से ज़्यादा होंगे तो मैं फिर 2 कैमरास कह दूंगा, 3 कैमरास कह दूंगा, लेकिन एक के साथ मैं आर्टिकल ये लगा सकता हूँ ना, उसके अनस्पेसिफिक होने की वजह से। लेकिन जब मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की बात करूँगा, इसमें ग्लास लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक लगी हुई है। अब मैं प्लास्टिक्स नहीं कह सकता, मैं ग्लासेस नहीं कह सकता, क्योंकि वो चीज़ें एक डिफरेंट, प्लास्टिक्स तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे इस सिचुएशन में, क्योंकि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, मटेरियल नाउन्स हैं। मटेरियल नाउन्स जिस तरह प्लूरल नहीं हो सकते, इसी तरह उनके साथ ए और एन भी नहीं लग सकता। आपने आ ग्लूकोज तो नहीं आपके अंदर है, ना ही आपके अंदर जिस तरह कोई आ क्लोरीन है। तो इसी वजह से हम बात करते हुए और चीज़ें एक्सप्लेन कर जाते हैं, लेकिन एग्जांपल्स आप बुक से थोड़ी देखेंगे, बाकी ये बड़ी आसान बात मैंने कर दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि बिफोर अ सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज़ यूज्ड। ये हमारा एरिया बच गया आज का। जितना थोड़ा बहुत टाइम है इसमें हम ये बात आज तसल्ली से कंप्लीट कर लेंगे। आज तो हमने वैसे ही पढ़ने वाली बातें नहीं की, बड़ा समझने वाली बात ही करते हैं हमेशा। तो आज भी प्यार मोहब्बत से बैठ के समझने वाली बात करें कि हमने पहले जो थीम डेवलप किया कि आर्टिकल बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा इस तरह बनता है कि एडजेक्टिव का सब टाइप बना लें इसको। लेकिन एडजेक्टिव चूँकि नाउन और प्रोनाउन दोनों का मॉडिफायर है, लेकिन आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन का मॉडिफायर है, प्रोनाउन का नहीं। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए। जिस सीक्वेंस में मैंने बात की है वो चीज़ आप थोड़ी थोड़ी नोट भी करते रहें तो आसानी है। और ये अगर लेक्चर हफ्ते तक आपके पास पढ़े हैं, 2 हफ्ते तक पढ़े हैं, तो आप इनको फिर भी सुन लें तो आसानी हो जाती है। अब ये जो मैं बीच में थोड़ी सी ब्रेक दे रहा ना बात करके, थोड़ी सी वो ये दे रहा था कि अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है। पहले वाली बातें हमारी एक जनरल सी बात थी, उसमें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है वो ए और एन में डिफरेंस है, वो वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स वाली, वो इंपॉर्टेंट है। पेपर में सारे एमसीक्यूज़ में हमारे पास 5 में से या 6 में से 3 या 4 एमसीक्यूज़ में ए और एन वाला मसला ही पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। अब इसी तरह हमारे पास ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल का ना लगना है वो बात हो चुकी है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कब कब लगता है। तो उसकी पहला रूल जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट नाउन सिंगुलर, उसके साथ ए या एन लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन क्या होता है मैं वही बता रहा था आपको, एडजेक्टिव के साथ तो नहीं लगता ना। अब दिस फ्लावर इज़ आ ब्यूटीफुल तो नहीं कहेंगे, ब्यूटीफुल जब कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आएगा तो ए और एन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एडजेक्टिव के साथ तो ए और एन नहीं लगता, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ए और एन और दा जो है वो नाउन की प्रॉपर्टी है, इसलिए जब कॉम्प्लीमेंट नाउन कॉम्प्लीमेंट की जगह पे नाउन आएगा तब हम ए और एन की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। ही इज़ कवर्ड नहीं होगा, ही इज़ आ कवर्ड होगा। व्हाट नाइस बुक नहीं होगा, व्हाट आ नाइस बुक होगा, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट नाउन्स हैं, इनके बगैर फिक्रा नहीं बन सकता। अब आप नोट करें, आई एम अ टीचर में मैं पूछूं आपका सब्जेक्ट किधर है, आप कहें आई, वर्ब किधर है, एम, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब बन जाए लिंकिंग वर्ब
बोला हुआ पहले। नंबर 3, क्या ये आर टीचर कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बगैर वर्ड फिक्रा पूरा नहीं होता। सब्जेक्ट आप बता चुके हैं, वर्ब आप बता चुके हैं, एडवर्बियल है, एडवर्बियल तो है ही नहीं इसमें। एडवर्बियल तो टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी और डिग्री बताता है वर्ब के बारे में, वो तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट पीछे है, वर्ब होगा तो रियल वाला तो ऑब्जेक्ट आएगा ना। टारगेट ऑफ द एक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्शन पीछे हमारे पास है ही नहीं, वर्ब ऐसा है ही नहीं जो कि हमें एक्शन की बेस पे हमें टारगेट लाने की कोशिश करवाए, वो तो है ही ऐसी लिंकिंग वर्ब है। इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट का भी खाता गोल हो गया, एडवर्बियल का भी खाता गोल हो गया। 5 कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट आ गए हैं, 2 आ नहीं सकते, तो ये आर टीचर फिर क्या है? ये उन 5 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये वो है। अब समझाने की बारी आई है कॉम्प्लीमेंट को। पहले मैं हल्का हल्का आपको बताता था, अब समझाने की बारी आई है, चूँकि अब इसके साथ एक बड़ा मेजर रूल जुड़ रहा है। और वो जो बचपन से हम चीज़ें लिखते आ रहे हैं, उनको हमने हंच की बेस पे क्रिएट किया हुआ है। रूल तो अब पता लगे हमें कि बचपन से हम क्यों कहते रहे आई हैव पेंसिल इन माई हैंड क्यों रॉन्ग है, आई हैव पेपर इन फ्रंट ऑफ मी क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आप उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट नाउन के साथ आप बोलते सारी कह रहे हैं यार गड़बड़ होगी। आई हैव आ पेंसिल इन माई हैंड कहा जाएगा तो आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन आएगी। अब रूल कौन सा था? वो ये था रूल जिसकी बेस पे कॉम्प्लीमेंट नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, और वो साउंड की बेस पे डिक्लेयर करते हैं ए का लगना या एन का लगना। अच्छा, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, अब यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ ए और एन नहीं लगता। ये बात हो गई, ये इसलिए इसको पहले बांध लें। एक कॉमन सेंस ड्रॉ करने वाली बात थी, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ये। अच्छा जी, अब ये कॉम्प्लीमेंट को ही हम देख रहे थे। ही गोज़ टू स्कूल में मुझे बताएं, ही क्या है? सब्जेक्ट है, गोज़ क्या है? वर्ब है, टू स्कूल क्या है? एडवर्बियल है, प्लेस ऑफ द एक्शन बता रहा है, इस वजह से एडवर्बियल है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर बचपन से आज तक हमें टू स्कूल को ऑब्जेक्ट कहा गया है तो गलत कहा गया है। हमने थोड़ा सा नोट कर लें कि ऑब्जेक्ट होता तो ये पैसिव वॉइस बना लेते आप इसका, स्कूल को शुरू में लाके। लेकिन एडवर्ब चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं होता और ना ही वो आपका सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है, इस वजह से ये शुरू में आके आपको ये वो पैसिव वॉइस वाली क्वालिटी दे ही नहीं सकता। इसलिए ये आपका इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसमें एडवर्बियल है। ही ईट्स एन एप्पल डेली, इसमें मुझे बताएं ही क्या है? सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं क्योंकि ईटिंग इज एन एक्शन विच नीड्स समथिंग टू बी ईटन। ये मैंने एलेबरेट किया है एक्टिव और पैसिव में, कैसे आप जज करते हैं वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। ये मैंने एक अपना कुलिया बनाया हुआ है, इस कुलिया में उस वर्ब को फिट करके बोल के देखें। अगर आपको चीज़ की समझ आए तो आप उसको कहते हैं, जैसे मैं कहूँ ईटिंग इज़ एन एक्शन विच नीड्स समथिंग टू बी ईटन, ये तो हो गया। लेकिन जब मैं कहूँगा ये ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन जब मैं कहूँगा रनिंग इज़ एन एक्शन विच नीड्स समथिंग टू बी रन, अब नहीं बनी बात, इसलिए ये इनट्रांजिटिव होगा। ये एक कुलिया मैंने लिखा हुआ है, बाकी बाद में बात होगी। अब मैं आपसे ये करवाना चाह रहा हूँ, आपको कॉम्प्लीमेंट तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और चूंकि वर्ब पीछे ट्रांजिटिव है, इसलिए इसको थोड़ी सी ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट वाली फीलिंग में ले जाते हैं। लेकिन हम असल में जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो आगे वाले ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट नाउन भी, अगर वो नाउन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली हम उसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, चूँकि वो लाजमी हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब के आने की वजह से वो लाजमी हो जाता है। इसलिए वही रूल के अगर कॉम्प्लीमेंट नाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो फिर भी उसी सूरत में भी हम ए और एन उसके साथ लगाते हैं। इनडेफिनिट हो और अनस्पेसिफाइड हो तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। थोड़ी डीप बातें हो रही हैं, सुनना अहम है इस टाइम, भाग नहीं जाना आपने। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बात होती है तो हम कहते हैं यार ये क्या बात हो रही है, बोरिंग बोरिंग हो गया काम, लो जी ठप्पो इसको बंद करो और सो जाओ जाके, या कुछ और काम करने लग जाओ, या गेमें खेलने बैठ जाओ। आपको मुश्किल बात ही तो अभी अपने आप के लिए चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करनी है कि हाँ यार ये बात ज़रा मैं सोचूं तो सही, हो क्या रहा है, कहा क्या जा रहा है, थोड़ा स्पीड में कहा जा रहा है लेकिन क्या कहा जा रहा है, सुनेंगे तो समझ आएगी ना। तो इसलिए ही इज़ माई ब्रदर में कॉम्प्लीमेंट ढूंढने सर, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, और वो कौन सा है? कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज है, और वो है माई ब्रदर। और माई उसका जो है ना एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, उसके पहले आ रहा है प्री मॉडिफायर है, और ब्रदर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट असल नाउन ब्रदर है, जिसकी देख के हमने इसे लगाया, तो बल्कि इस तो हमने ही की वजह से लगाया। अच्छा, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फिर एडजेक्टिव आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट इन 2 सेंटेंसेज में देखें, ये माई ब्रदर कॉम्प्लीमेंट है और ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इन दोनों के बगैर फ़िक्रा नहीं बन सकता। इसलिए अब नाउन जब होगा कॉम्प्लीमेंट तो उससे पहले ए या एन लगाएंगे। अब मेरा सवाल है यहाँ पे ए या एन क्यों नहीं लगा हुआ, या माई क्यों? अब हमने यहाँ तो नहीं लगाया, यहाँ तो माई लिखा हुआ है, यहाँ लगा दिया एन एप्पल, यहाँ क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया, या पॉसेसिव प्रोनाउन आता है या पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, सॉरी, या पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है या आर्टिकल आता है, एक चीज़ आती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड में आप दा क्यों नहीं लगाते? हालांकि बेस्ट के साथ तो दा लगता है, इसलिए नहीं, चूँकि माई आ गया। जब पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, या वो यूज़ करते हैं या आर्टिकल लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आ सकता। लें जी, कॉम्प्लीमेंट की आगे एक्सरसाइज, ये ब्रेकें तोड़ के मैंने इस वोका के हिसाब से क्लियर कर दिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये बताना 5 से 10 मिनट की बात हुई है हमारी,
ठीक है, टाइम लगा है हमारा, आपका इतना कीमती वक्त मैंने खा लिया है, आपको तो बड़ी नींद नहीं आनी रात को। तो इसलिए इस तरह ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि एक पल्ले पल्ले पड़ी है आपके, अगर बात एक इंपॉर्टेंट बात मैंने डिस्कस की आज, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट नाउन के साथ रूल ये था कि ए या एन लगता है, तो इस वजह से हमने बात की। अब इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज़ यूज्ड, वो तो पहली बात होगी ना, वो मुश्किल बात थी, लेकिन ज़्यादा हम ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए मसला नहीं है, मैंने बिला वजह इसको इतना लंबा एक्सप्लेन कर दिया। अ डॉग एंड अ कैट वर रनिंग इन द स्ट्रीट, जब दो हमारे पास क्या हों, ऑब्जेक्ट्स हों, डिफरेंट चीज़ें हों, तो आर्टिकल ए अलग-अलग लगा दें तो हमें वो चीज़ दो सेपरेट कंसीडर करके प्लूरल वर्ब लगाना पड़ता है। अ पोइट एंड अ नॉवलिस्ट, इसका मतलब है दो बंदे आ रहे हैं और एक पोइट है एक नॉवलिस्ट है, इसलिए हम आर लगा रहे हैं। इधर एक डॉग है एक कैट है, दो डिफरेंट चीज़ें इसलिए वर लगा रहे हैं। अब आप मुझे याद कराएं, अगर मैं कहूँ अ पोइट एंड नॉवलिस्ट, एसवी एग्रीमेंट का रूल है, एंड के ज़रिए जब दो वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं तो हमने कहा था दोनों तरफ अलग-अलग आर्टिकल ए या एन लगा हो तो वो दो डिफरेंट एंटिटीज़ कंसीडर होती हैं और वह प्लूरल आता है। लेकिन सिर्फ पहली के साथ आर्टिकल लगा हो, पहले एट्रीब्यूट पहले नाउन के साथ या पहले एडजेक्टिव के साथ लगा हो, तो हम उस चीज़ को एक ही समझते हैं। अ ब्राउन एंड रेड काओ वॉज ग्रेजिंग इन द पार्क, ऐसे था। अ ब्राउन एंड आ रेड काओ वर ग्रेजिंग इन द पार्क, ये ऐसे था। अब बिल्कुल इसी तरह ये वाली वही रूल यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है, इसलिए इसको बहुत आसानी से देख लेंगे। अ किलोमीटर एंड आ हाफ होता है, अ किलोमीटर एंड हाफ नहीं होता। ये जैसे आप कहते हैं ना डेढ़, तो एक अलहदा होता है, ये आगे वाले एक का हाफ है, इसी का हाफ नहीं है, इसमें भी तो हाफ दो है ना, 1/2 + 1/2, लेकिन ये हाफ सेपरेट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे आ अलहदा लगा रहे हैं, इसके साथ अलहदा लगा रहे हैं दो बंदों को सेपरेटली रेफर करने के लिए, तो इसी तरह यहाँ पे वन के साथ आर्टिकल अलहदा लगाएंगे और बाकी अगला हाफ है उसके साथ आर्टिकल अलहदा लगाएंगे, तो दो एक्सप्रेशन हो जाते हैं, 1 एंड आ हाफ किलोमीटर और आ किलोमीटर एंड आ हाफ। इसमें से अगर ये वाला आ बाद वाला उड़ा दिया जाए तो MCQ बन जाएगा, ये ज़हन में रखना। अच्छा जी, अली इज़ अ बेटर पोइट दैन नॉवलिस्ट। अब इसी तरह यहाँ पे दोबारा से हम नहीं लगाएंगे, एक ही बंदे में हमने कहा था कि उसके दो एस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, पोइट और नॉवलिस्ट होने पे, तो इसलिए आ बेटर एक ही दफ़ा कहेंगे, दैन आ नॉवलिस्ट नहीं कहेंगे, चूँकि बंदा एक ही है इस वजह से एक ही दफ़ा आर्टिकल लगाएंगे। अच्छा जी, माई सिक्योरिटी गार्ड इज़ मोर ब्रेव दैन वाइज। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें। देखिए, एक रूल हमने पढ़ा था कि जब एक ही पर्सन या एक ही एनिमल की अंदर की दो क्वालिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हों तो हम पहली डिग्री के साथ मोर लगाते हैं। ये तो हमने मेरा ख्याल रट ही लिया था ये बात, जो कि दूसरी एग्जांपल में सामने नज़र आ रही है, इसमें मैं एग्जांपल भी दी थी, माई सिक्योरिटी गार्ड इज़ मोर ब्रेव दैन वाइज, और पेपर में भी 3-4 MCQs अब तक हम इस किस्म के सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन ऊपर वाली एग्जांपल में देखें, ऊपर वाली एग्जांपल में हमारे पास एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है बेटर, और वो हम दो नाउन्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, पोइट भी नाउन है नॉवलिस्ट भी नाउन है, ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ऊपर वाली एग्जांपल में आप ये पूछेंगे, आप ये कहेंगे कि बंदे की दो क्वालिटीज़ डिस्कस हो रही हैं, तो वहाँ पे पहले डिग्री के साथ मोर क्यों नहीं लगाया? वो एक बंदे की दो क्वालिटीज़ नहीं, वो एक बंदे के दो नाउन के साथ उसको तशबीह दी गई है, पोइट और नॉवलिस्ट होने में कंपैरिजन है, और इनमें बेटर हमने पोइट के साथ हमने बेटर लगाया है, चूँकि अब वहाँ पे सिचुएशन और है, नाउन टू नाउन देन हम आप अटैच करें। नीचे देखें, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये है रियल कंपैरिजन। जब एक ही बंदे के अंदर की दो क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जा रहा हो तो पहले डिग्री के साथ मोर लगाते हैं, ये हमारा रूल था। और बाकी वहाँ पे रूल ये ऊपर वाले में ये था कि जब नाउन टू नाउन देन से हम लेके कंपेयर कर रहे हो तो एक ही के साथ आर्टिकल ए लगाते हैं, पहले के साथ ही लगाते हैं, दूसरे के साथ नहीं लगाते, चूँकि बंदा एक है इस वजह से। अच्छा जी, ये बात थोड़ी डीप चल रही हैं आज बातें, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी, थोड़ा सिंपल करते हैं बात को। ये हमने एग्जांपल देखी थी, मैन इज़ मॉर्टल होता है जब इंसान को बनी नोए इंसान के तौर पे ही बोला जाएगा तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, न ए न एन न द। इंसान को जनरलाइज किया जाएगा उसकी पूरी स्पीशी के तौर पे, तो हम मैन इज़ मॉर्टल कहते हैं। जिस तरह हमारे पास लेसन में भी था एक, जो लेसन शायद कौन सा है, जेस वाला लेसन है शायद, उसमें भी यूज़ हो रहा है, इंसान की जो उम्र है उसका तज़किरा हो रहा है, फॉर मैन है वहाँ पे। तो हमने MCQ भी सॉल्व किया था, वो आप ढूंढेंगे, आपका भी थोड़ा रिसर्च का काम है ना कि जो मैं बात रेफ़र कर रहा हूँ उसको आप ढूंढें। अच्छा, उसके बाद एनिमल्स के साथ हम दा लगाते हैं। जब एनिमल की पूरी स्पीशी को रेफ़र करते हैं तो फिर हम उसके साथ दा लगाते हैं। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द हॉर्स वर्क्स लाइक अ मशीन, इस तरह करके बोला जाएगा। तो रेफरिंग टू द होल क्लास एनिमल जब उसके साथ दा लगाते हैं। इसमें एक और बात बताऊँ, आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं। आ हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल और द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल दोनों करेक्ट हैं ग्रामेटिकली, लेकिन जो फॉर्मल चॉइस आप लेंगे वो द हॉर्स वाली लेंगे। द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल या द डॉग या द एलिफेंट पूरी एलिफेंट की क्लास को शो करने के लिए, तो इस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद नंबर 3 पे देखें, जब थिंग्स को जनरलाइज किया जाता है तो फिर आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। ये भी मैंने बात की थी, यानी मैन को जनरलाइज करना है तो कुछ नहीं लगाना,
एनिमल्स को करना है तो दा प्रेफर करना है, और थिंग्स को करना है तो आर्टिकल ए लगाना है। अभी जैसे शुरू ही मैंने इसी तरह लिया था कि वो इंडेफिनिट सी कैटेगरी में चले जाते हैं कि आ मल्टीमीडिया इज़ अ यूज़फुल कमोडिटी फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आ मल्टीमीडिया कहेंगे, और थोड़ा सा मुँह टेढ़ा करके बोलना मल्टाया मीडिया भी कह देते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो मल्टीमीडिया ही है। हम बिला वजह तो अपनी तरफ से जो मम्मी डैडी बनने की कोशिश करते हुए ओवर होने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आ कार शुड बी इन शॉर्ट क्यों लगाया, चूँकि कार कोई भी हो सकती है दुनिया में, आप जनरलाइज करें बात को और उसकी क्लास को रेफर करें उस चीज़ की। और आ चेयर प्लूरल होगा, चेयर्स होगा, कार्स होगा, पेन्स होगा, फिर तो कुछ भी नहीं ना लगाएंगे, फिर तो हम क्या कहते हैं कि हम आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे ना। लेकिन जब हमारे पास सिंगुलर है तो फिर हम आर्टिकल ए लगाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट रूल पे आ जाएं अब जल्दी से। वो बात होगी हमारी, पहले भी हमने टेस्ट में डिस्कस की थी। हाँ जी, ये एक रूल था। अभी हमने एक बात की है कि जब हम नेम्स ऑफ मील्स का तज़करा करेंगे जनरल वे से तो उनके साथ ए और एन नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे रूल ये है कि अगर नेम्स ऑफ मील्स के साथ अगर एडजेक्टिव भी लगा हो तो उस एडजेक्टिव को देख के फिर हम उसके साथ आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। ये रूल उसका एंटी रूल हो गया कि हम ए और एन को निगलेक्ट कर देते हैं, हम उनको नहीं लेके आते जब नेम्स ऑफ मील्स जनरल वे से इस्तेमाल हो रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जैसे हम खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब नेम्स ऑफ मील्स के साथ एडजेक्टिव लगा हो तो फिर उनके साथ ए और एन फिर रिक्वायरमेंट बन जाती है, और लगाते भी हैं, लाजमी लगाते हैं। वी टुक डिलीशियस ब्रेकफास्ट नहीं होगा, वी टुक आर डिलीशियस ब्रेकफास्ट होगा। इट वॉज ऑफुल डिनर नहीं होगा, इट वॉज एन ऑफुल डिनर होगा। वी हैड लास्ट नाइट। अब हैड दो दफ़ा क्यों आ रहा है, ये भी हमने रिसेंट में कहा है कि जब दो हमारे पास इसी तरह हेल्पिंग वर्ब हैड, हैज़, हैव में से और दोबारा मेन वर्ब हैड आ जाए तो एक्टिविटी ऐड कर दी जाती है। ये बात थी। अब ये रूल क्या है जो पढ़ लिया हमने, अलिफ और अलिमद्दा से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसकी डिटेल हो गई है। अब ये दोबारा से स्लाइड्स यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर ली, और ये पास पेपर्स का क्लू भी आ गया। ये हमारा रूल यहाँ पे भी था ना, इस वजह से यहाँ डिस्कस हो गया प्रॉपरली। और ये हमारे पास रूल्स है जो ए और एन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, MCQs से ताल्लुक़ रखते थे। लें जी, 40 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, मैं थोड़ा वाइंड अप करता हूँ, बात को कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट में जो आखिरी मिनट होता है ना, ये बड़ा अहम होता है भाई। पेपर में मैं आप क्रक्स आपको देता हूँ, पेपर में क्या आएगा, पेपर में ए और एन से रिलेटेड बात आएगी, या डेफिनेट आर्टिकल द का वो 4 प्रिंसिपल जो मैंने बुक में लिखे हुए हैं, जो कल आप पढ़ के बैठे होंगे, उनकी बेस पे उसका यूसेज आता है, जिनमें फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आता है, जिसमें लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आया, तो अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते जाएं। बाकी बातें एक्स्ट्रा होती हैं, बाकी बातें हम अपने नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए करते रहते हैं, लेकिन ए और एन का यूसेज, और इसके अलावा ये छोटी छोटी बातें कि आ किलोमीटर एंड आ हाफ, 1 एंड आ हाफ किलोमीटर। फिर ये जो बात हमने की है, आ पोइट एंड आ नॉवलिस्ट, इसका मतलब 2 डिफरेंट बंदे हैं इसलिए आर लगाया। अगर आ पोइट एंड नॉवलिस्ट होता तो हम इस लगाते हैं, चूँकि बंदा एक होता और वही पोइट होता, वो भी नॉवलिस्ट ही होता। एक ही बंदे में 2 क्वालिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा, इस तरह ये हमने कॉम्प्लीमेंट को समझा आज। कॉम्प्लीमेंट वो नाउन या वो एडजेक्टिव है जिसके बगैर फिक्रा नहीं बन सकता, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है अ थिंग विच कम्प्लीट्स, अ थिंग विच कम्प्लीट्स। इसीलिए मैं इसके आपको टिप ये देता हूँ, उस पर अंगूठा रखें। अगर मीनिंग आपको फिर भी सेंटेंस बनता हुआ नज़र आए तो उसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन अगर उसके बगैर फिक्रा वैसे ही तबाह बर्बाद हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट है, और वो या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। बहुत रेयर केसेस में एडवर्ब भी हो सकता है। अच्छा, आगे देखें, आगे नहीं, पीछे हम ऐसे ही रिव्यू ले रहे हैं कि ये वो 4 रूल्स हैं जिनमें हमने कहा था इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगता, और फिर उसके बाद हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के लगने की बातें की हैं। और जो वाइस वर्सा रूल्स हैं उनमें क्या कि नेम्स ऑफ मील्स के साथ हम ए और एन नहीं लगाते, लेकिन जब नेम्स ऑफ मील्स इन्विटेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं तब लगा सकते हैं, या फिर जब इनसे पहले एडजेक्टिव लगा हो तब लगा सकते हैं। ये केमिकल ग्रामर की स्पोर्ट में बात हो रही है, इसलिए बाकी की हेल्प वहाँ से आप लेंगे। ये शुरू में हमने ये बातें की थी, पास पेपर्स के MCQs देख के हमने बात को कंप्लीट किया। आज ज़्यादा ऐसी मज़े की बातें हुई हैं, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, प्यार मोहब्बत से बात हुई है। तो कल हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें लड़ाई झगड़ा होगा, फिर मैं आपको दुनिया पूरी घुमा दूंगा, मैक्रो टू माइक्रो। जो मेरी CSS के बच्चों के लिए जनरल नॉलेज पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी है वही मैं आप पे अप्लाई करता हूँ आर्टिकल के लिए, कि दुनिया में हम मैक्रो एलिमेंट से शुरू करके माइक्रो एलिमेंट्स तक आके अपने इस कमरे तक आके अपनी चीज़ों के साथ दा लगाना सीखते हैं, और वो ऐसे फ्लो में बात होती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से ए और एन लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेट आर्टिकल से उसके 4 प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेहरबानी आपकी ये होगी कि आप पास पेपर तो हमने कर लिए हैं, अब आप सिर्फ आर्टिकल को तकरीबन A to Z सारा पढ़ के बैठे हों, और फिर उसके बाद आप ये लेक्चर सुनेंगे तो बस फिर आपकी ज़िंदगी में दोबारा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।